नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ITV नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र मुदकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें कि क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार जोरदार तरीके से गिरा है, धराशायी हुआ है। कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए ये बताएंगे, पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। कच्चे तेल में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, $112 के पार ब्रेंट निकलता हुआ दिखा। फिलहाल 110 के आसपास। यहां पर कैसे अप्रोच करना चाहिए ये भी जानेंगे। साथ ही कल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खरीदें या फिर बेचें, कल की रणनीति पर लेंगे अपने एक्सपर्ट से सलाह। और रूस यूक्रेन संकट के चलते बाजार पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार के बंद होते होते निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई। निफ्टी करीब 130 अंक सुधरकर 16,600 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निचले स्तरों से सुधार दिखाई दिया। और क्या रहा बाजार का हाल, कहां हलचल रही, बताने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल बाजार पर आज सुबह से एक सेलिंग प्रेशर हावी था अमिड द जियोपॉलिटिकल टेंशन, और जिस तरह से कल यूएस मार्केट से भी ट्रिगर लिए। लेकिन आप लास्ट आवर का ट्रेड देखें तो वहाँ थोड़ी रिकवरी आई। इनफैक्ट लास्ट के 15 मिनट में जब ये न्यूज़ आई कि रूस दूसरे दौर के बातचीत के लिए तैयार है, हम लगभग 200-225 पॉइंट्स की गैप डाउन के साथ खुले थे, लेकिन आप रिकवर हुए बाद में। और राउंड अबाउट अब जो क्लोजिंग है वो 16,600 के ऊपर हुई है, यानी 16,575 जो एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा था उसके ऊपर बाजार क्लोज हुआ है। आज क्लियरली जो दो बड़े सेक्टर थे जिन्होंने ड्रैग किया बाजार को नीचे की तरफ, उसमें पहला सेक्टर था ऑटो पैक के नंबर्स आए। आप स्टॉक्स लाइक मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी ने बाजार को नीचे की तरफ दिखा। इसके अलावा जो दूसरा ड्रैगर था वो था PSU बैंक स्पेस। आप निफ्टी बैंक को देखें तो ये एक टाइम पे 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी। हालांकि लास्ट आवर में जरूर आपको बाजार रिकवर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन आप PSU बैंक स्पेस से या फाइनेंस काउंटर्स की बात करें तो आज क्लियरली ये ड्रैगर्स थे। तो कौन से सेक्टर्स से जिन्होंने आज बाजार को स्ट्रेंथ दी, उसमें आपको मेटल पैक क्लियरली, तो ये दो सेक्टर्स जहां से आपको बाजार में जहां ड्रैगर्स दिखे। लेकिन अगर मूवर्स की बात करें, गेनर्स की बात करें, तो मेटल स्पेस, PSE स्पेस यानी कोल इंडिया, REC, इस तरह के काउंटर इनमें तेजी देखने को मिली। मेटल शेयरों में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। कुछ और काउंटर्स जिनकी बात करनी चाहिए जो FNO स्पेस से भी रहे, जहां क्लियरली प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग, यहाँ पर एक्चुअली बाजार उन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिनका इन्फ्लेशन से सीधा असर नहीं है। प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग काउंटर्स, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस तेज हैं, उनमें वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है, इसलिए M6 काउंटर में आपको एक तरफा सर्ज देखने को मिला। आपको IEX में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। तो कई सारे काउंटर्स जहां आज जिनमें तेजी देखने को मिली, उनमें आपको प्लेटफॉर्म स्टॉक्स शामिल थे। तो बाजार में एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, आज प्रेशर था, लेकिन लास्ट आवर में जरूर रिकवरी हुई है। कुछ और स्पेस, इंश्योरेंस स्पेस, फर्टिलाइजर, एग्रो केमिकल, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। GNFC, टाटा केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, इनमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। साथ ही इंश्योरेंस पैक को आप देखें, क्योंकि LIC का IPO होना है, इस स्पेस पर हम लगातार कई बार अपने चैनल के जरिए बात भी कर चुके हैं। आप HDFC लाइफ की बात करें, SBI लाइफ की बात करें, AMC स्टॉक्स में HDFC AMC की बात करें, इनमें आपको एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। तो ओवरऑल एक्शन आज दिन भर में एक सेलिंग प्रेशर हावी था, लेकिन लास्ट के आवर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब जरूर हुआ है। बिल्कुल, तो निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर कोशिश हुई बाजार में, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लाल निशान के साथ बाजार बंद हुए। DSP म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड विनीत सांबरे के मुताबिक जियोपॉलिटिकल कारणों से बाजार में उठापटक बने रहने की आशंका है फिलहाल। हालांकि दुनिया के मुकाबले भारत की ग्रोथ क्षमता काफी बेहतर स्थिति में है। मार्केट ओवरऑल करेक्ट हुआ है, और ये जो नई स्थिति पैदा हुई है जियोपॉलिटिकल रिस्क, इससे ऐसा मेरा मानना है कि अस्थिरता थोड़ी बनी रहेगी। इसके कारण जो रिस्क बढ़ रही है वो ये है कि कमोडिटीज की बहुत बड़ी रिस्क है, जिसके चलते यदि ऑयल प्राइस और एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई चेन जो हम सोच रहे थे कि इश्यूज रिजॉल्व होंगे वो शायद और एक्सटेंड हो जाए रिजॉल्व होना, तो ये सब के चलते ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने रहेंगे, सप्लाई शॉर्टेजेस बनी रहेंगी। हम ऑलरेडी ये क्वार्टर में देख चुके हैं कि डिमांड मोमेंटम जो है वो स्लो हो चुका है, और आगे भी यदि ऐसा इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहा तो हो सकता है कि जो हम इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें तो वो हम डिमांड रिस्क की बात करने लग जाएं। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये रिस्क है। लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू चेंज हुआ नहीं है निकुंज, बिकॉज जो हम अपने कंट्री की बात करें तो जो एक पिक्चर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के काल के पहले हमारी ग्रोथ डिसलरेट हो रही थी,
इकोनॉमी में काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे जिनके कारण इकोनॉमी क्लिनजिंग की तरफ गई, ठीक ठाक करने में ज़्यादा रिफॉर्म्स गए, जैसे कि डीमॉन देखें या बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स देखें। अब जो है, अब कई सारे रिफॉर्म्स जो आए हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हैं जो अपने लॉन्ग टर्म के आउटलुक को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। और हमने सीएलएसए इंडिया के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रनील सेन गुप्ता से भी बातचीत की। उन्होंने कहा है कि बाजार में मैक्रो फैक्टर की चिंता ज्यादा नहीं है, लंबी अवधि में भारतीय बाजार पॉजिटिव ही रहेंगे। So I think that the geopolitical risks are being grossly overdone. Let's take oil. Let's define geopolitical risks. Let's say that oil goes to $150 a barrel for 2 months. And, out of panic, there is a $20 billion outflow because of, from foreigners. Now, our base case oil forecast is about $80 billion. And if oil were to go to 150 for 2 months because of the war, then that goes to $90 a barrel on an average for the full year. So effectively speaking, you are talking of $30 billion of outflow, $10 billion because of oil and $20 billion because of the FIIs. Now, the RBI has a FX reserve of about $680 billion, including forwards. Now, we do various estimates and find that 600 billion is the adequate level of FX reserves, which means the RBI has about $80 billion of excess FX reserves. So even if they have to sell 30 billion, they will still have a war chest of 50 billion. So, it's obviously, when there is a war going on, people panic. But when you look at numbers, India is fairly all right. बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत आपको शायद नहीं करनी चाहिए, सीएलएसए के इंद्रनील सेन गुप्ता ये बताते हुए। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं आज के लिए, आस्था जैन और विनय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विनय, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हमने देखा काफ़ी दबाव बाजार में देखने को मिल रहा था, उसके बाद रिकवरी की कोशिश ज़रूर की है। 16,600 के ऊपर की क्लोजिंग कितना कंफर्ट आपको देती है? क्या लगता है कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है? जी, डेफिनेटली आज 200 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने देखा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स सुबह से ही एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी फेवरेबल था, डिस्पाइट कि निफ्टी में हमने करीबन 250 पॉइंट की डाउनसाइड देखी और बैंक निफ्टी तो काफी वीक जा रहा था, जहां पे हमने 3.5% की गिरावट देखी थी ड्यूरिंग द डे। तो इसके चलते बेंचमार्क इंडेक्सेस जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, ब्रेथ ऑफ द मार्केट वाज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, तो वो एक कंफर्ट जोन था। और लास्ट के 1 घंटे में हमने जिस तरह की रिकवरी बैंक निफ्टी में आते हुए देखी, करीबन 650 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में आई और निफ्टी में जैसे आपने बताया 130 पॉइंट की रिकवरी आई। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा दिखा रहा है कि आपको दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मार्केट में। आज काफी सारे स्टॉक्स थे जो 5% से ज्यादा बड़े हैं और काफी सारे स्टॉक्स थे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जो 5% से ज्यादा गिरे भी हैं। तो दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और बाजार में कहीं डायरेक्शन फिक्स नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी ट्रेंड हालांकि अभी भी वीक साइड का है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ऑन द चार्ट्स आर स्टिल इंटैक्ट, तो कॉशियस तो रहना ही है। लेकिन आज के सेशंस की बात करें और पिछले 1 घंटे की रिकवरी देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आने वाले 1-2 सेशन में हम थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ मार्केट की चाल आते हुए देखें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी है और एक पुट राइटिंग भी हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी 16,500 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और जब तक नहीं वो लेवल नहीं टूटता है तब तक आप फ्रेश सेल पोजीशंस नहीं बनाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहां से 200 से 250 पॉइंट्स की बढ़त यहां से देख सकते हैं। 16,825 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस में देख रहा हूं, तो वो अगर क्रॉस होता है तो 17,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो एक रेंज बनी हुई है और रेंज को प्ले करना है, एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में आप पॉजिटिव बायस से ट्रेड कीजिए 16,825 और उसके बाद 17,000 के टारगेट्स हम देख सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है 16,500 में होना चाहिए निफ्टी का। ओके, तो 16,500 का स्टॉप लॉस, लेकिन 16,825 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर उसके ऊपर बाजार गया तो 17,000 के लेवल भी टेस्ट किए जा सकते हैं। आस्था, इस समय आप जब अपने क्लाइंट से बात करती होंगी तो क्या माहौल है? क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डर की स्थिति बनी हुई है रूस और यूक्रेन को लेकर जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के, चाहे वो रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है?
गुड इवनिंग सौमित्रा। देखा जाए तो इस बार ऐसा हो रहा है कि इनफैक्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कि बाज़ार में ये जो टूटत आ रही है उसमें मेरे को जो सवाल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें? तो ज़्यादा सवाल हमें इस पे मिल रहे हैं रादर देन कि एक मार्केट में पैनिक बना हुआ है। ऑल्दो जो ट्रेडिंग में है डेफिनिटली वहाँ पे एक थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का वहाँ पे थोड़ा बहुत एक कॉशियस मूव है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा इंटरेस्ट तो बाइंग को लेके है कि अभी इतने मार्केट्स टूटे हुए हैं तो कुछ खरीदने जैसा हो, तो उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट एक ही चीज़ मुझे अभी लगती है कि जिस तरह से आज भी हम देख रहे हैं, एक दायरे का कारोबार होता हुआ निफ्टी में नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में और ये एक दायरे में ही हमें घूमती हुई नज़र आएगी, जब तक कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यहाँ पे ईज़ होते हुए नज़र नहीं आते। एटलीस्ट तब तक तो थोड़ा और हमें कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट नज़र आएगा। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और स्पेशली जो मेटल स्टॉक्स हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करने के लिए। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। ये अच्छी बात है कि लोग इस समय मौके तलाश रहे हैं और यही हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए भी कि वो मौके उनके सामने पेश किए जाएं। तो आस्था, अगला सवाल मेरा यूपीएल से जुड़ा है, जहाँ पर अभी आज ही खबर आई है कि इन्होंने अपना बायबैक का अनाउंसमेंट किया है। 1100 करोड़ का बायबैक है, करीब करीब 1.25 करोड़ शेयरों को बायबैक करने की बात कर रहे हैं। 875 रुपए प्रति शेयर ये प्राइस तय किया गया है। आज अगर नजर डालें तो ये स्टॉक करीब 690 के आसपास जाकर बंद हुआ है और पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी यूपीएल के स्टॉक में दिखाई है। बाजार गिर रहा है लेकिन ये वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है जहां पर खरीदारी हो रही है। क्या व्यू बन रहा है फिलहाल यूपीएल पे? जी बिल्कुल, यूपीएल पे देखा जाए तो आज इनफैक्ट आपने भी देखा होगा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमें काफ़ी बढ़िया एक तरह से तेज़ी देखने को मिली थी मार्केट्स में। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मूव दिखा रहे हैं और अगर उसमें इन पर्टिकुलरली मैं यूपीएल की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है और बायबैक जो आ रहा है उसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से भी मुझे काफ़ी बढ़िया ये स्टॉक लग रहा है। तो डेफिनिटली मैं तो यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगी कि कोई भी मौके मिलते हैं, निचले स्तरों पे अगर मिलते हैं कोई भी मौके, क्योंकि मार्केट्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल है कि कल अगर थोड़ा बहुत भी गिरावट आए, तो हो सकता है कि स्टॉक्स में हम भी थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ मूवमेंट देखें, तो वहाँ पे खरीदने के ही मौके रहेंगे। तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि कोई भी यहाँ पे मौके मिलते हैं तो यूपीएल को खरीदा जाए। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी मिले तो खरीदना चाहिए। यूपीएल में खबरें भी सामने आ रही हैं। चलिए अगले स्टॉक की तरफ फोकस करते हैं। वो है शंकरा बिल्डकॉन में एपीएल अपोलो 10% या ज़्यादा की हिस्सेदारी ले सकती है। इस खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ मेरे सहयोगी पंकज पोद्दार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स और शंकरा बिल्डकॉन के बीच में एक डील ब्रू हो रही है। मेरे सूत्रों के अनुसार शंकरा बिल्डकॉन में 10% स्टेक लेने की चाहत है एपीएल अपोलो को। ये स्लाइटली हायर भी हो सकता है और डील काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे है। अगर हम करंट मार्केट कैप ऑफ शंकरा बिल्डकॉन देखें, इट्स क्लोज टू अबाउट 1700 करोड़, मतलब अगर 10% हिसाब समझे तो अबाउट 170-180 ऑड करोड़ पे टोटल नंबर आ सकता है। क्या मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि ये शंकरा के साथ एक स्ट्रैटेजिक डील जैसा रहेगा जिसमें ये इनके प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस डील की पर्टिकुलर मात्रा है। अर्लियर ऑल्सो शंकरा बिल्डकॉन ने अपना एक छोटा सा एसेट अबाउट 60 करोड़ का इस कंपनी को बेचा था। 2016-17 की बात है ये, या शायद 2018 की बात है। हमने दोनों कंपनियों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोथ द कंपनीज हैव नॉट आंसर्ड आवर क्वेरी, सो वील वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट हमारे सूत्रों के अनुसार ये डील ऑलमोस्ट डन डील हो चुकी है, एडवांस स्टेजेस में है एंड अनाउंसमेंट कैन कम इन एनी टाइम सून। शुक्रिया पंकज। विनय, क्या आपने इन दोनों कंपनियों के चार्ट्स देखे हैं, शंकरा बिल्डकॉन और एपीएल अपोलो? खबरें तो आ रही हैं कि यहाँ पर डील शायद होने वाली है, उसकी वजह से कोई मूवमेंट आने वाले समय में दिखाई दे सकता है? जी, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शंकरा बिल्डकॉन के चार्ट पे कहीं न कहीं एंटीसिपेशन में पहले ही मुँह आ चुकी है। अगर फरवरी मंथ की बात करें तो करीबन मोर देन 45% का राइज हमने आते हुए देखा है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म चार्ट्स तो अच्छे हैं क्योंकि 45% की बढ़त हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी भी ये स्टॉक अभी रिसेंट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी जो हाईएस्ट हाई हमने पिछले 10 दिनों में देखा था वो करीबन 752 के करीबन देखा है। तो जैसे ही 752 के ऊपर निकलता है, 2 बार यहाँ 752 से पलटा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 752 के ऊपर जाएगा तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम में इमर्ज हो सकती है। तो
कहीं ना कहीं ये न्यूज इसमें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसके होने के चांसेस मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो फ्रॉम हियर अगर आप यहां से पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। बट जैसे जैसे न्यूज आएंगे उस तरह से इन्वेस्टर्स को देखना है। लेकिन फॉर मी 752 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जाता है तो भी 50 से 60 रुपए की बढ़त हम देख सकते हैं। और जहां तक सपोर्ट की बात है तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट करीबन 690 के आसपास है, तो 690 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 752 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 50 से 60 रुपए की अपसाइड हो सकती है। और जहां तक एपीएल अपोलो की बात है तो इसका प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है। एक स्टॉक ने एक रेजिलिएंट मूव दिखाई है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक आप बोल सकते हैं। तो और अपने 200 दिन की एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लेने का ट्राई भी कर रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका अच्छा है। हालांकि जो अभी रिसेंट बाइंग और मोमेंटम दिखा है शंकरा में ज्यादा दिखा है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज का इंपैक्ट शंकरा पे ज्यादा आ रहा है और एपीएल अपोलो इज ग्रेजुअली होल्डिंग इट्स लेवल ऑन द प्राइमरी चार्ट। तो इन्वेस्टर के लिए मुझे अभी भी सेटअप एपीएल अपोलो का काफी कन्विंसिंग लग रहा है। तो वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर लॉन्ग पोजीशंस इन द स्टॉक लाइक एपीएल अपोलो। ओके, तो एपीएल अपोलो में यहाँ पर पोजीशन देखी जा सकती है। चार्ट काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगले स्टॉक की तरफ फोकस करते हैं। एक और खबर हमारे पास आज है और वो है वरुण बेवरेजेस से जुड़ी, जहाँ पर उन्होंने पेप्सी के साथ कुरकुरे पॉपकॉर्न बनाने के लिए करार किया है। इस खबर की और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी सौमित अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौमित, बताइए। वरुण बेवरेजेस काफ़ी फोकस में रहा है जब से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो पेप्सी के स्नैकिंग ब्रांड कुरकुरे पॉपकॉर्न का मैन्युफैक्चरिंग अब से करेंगे। अब ये पहली बार वरुण बेवरेजेस ने एक्सपेंशन किया है एक नॉन बेवरेज कैटेगरी में। और अगर पेप्सी की तरफ से अगर आप देखते हैं तो पहली बार उन्होंने अपना पार्टनरशिप एक्सटेंड किया है एक बॉटलिंग कंपनी के साथ। अभी वो बॉटलिंग कंपनी स्नैकिंग ब्रांड्स भी बनाएगी। अब अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस करीब $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकती है ये कुरकुरे पॉपकॉर्न ब्रांड को मैन्युफैक्चर और पैक करने के लिए। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग होगी ये वरुण बेवरेज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूपी प्लांट में ही होगी। अब पेप्सी का एक लार्ज प्रेजेंस है स्नैकिंग ब्रांड में। अगर आप देखते हैं तो लेज और कुरकुरे उनका मेजर ब्रांड है और FY21 के जो रेवेन्यूज थे वो करीब 4300 करोड़ रुपीस के थे, जो FY20 से हायर थे। बट जो एबिट मार्जिन्स थे वो थोड़े लोअर थे, अराउंड 5% इन FY21। और वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिनर्जीज मिल सकती है वरुण बेवरेजेस को स्नैकिंग ब्रांड में एक्सपैंड करके, क्योंकि उनका जो बॉटलिंग बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक नेटवर्क है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो काफ़ी ओवरलैप देखने को मिल सकता है ये स्नैकिंग और बेवरेज कैटेगरी में। अब जेफरीज का ऐसा मानना है कि पीएनएल और बैलेंस शीट पे वरुण बेवरेजेस का ये इन्वेस्टमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। बट आगे जाके कोई बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस हो सकती है वरुण बेवरेजेस और पेप्सी कंपनी में, क्योंकि दोनों ही कंपनीज का काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहा है बॉटलिंग बिजनेस के लिए एटलीस्ट, और स्नैकिंग ब्रांड में ये आगे जाके एक बड़ा रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। अब वरुण बेवरेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो आगे जाके भी काफ़ी की ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। पहली बात तो 2022 कैलेंडर ईयर में एक नॉर्मलाइज समर सेल्स देखने को मिल सकता है वरुण बेवरेजेस के लिए। लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी डिसरप्शन था तो नॉर्मलाइज सेल्स नहीं दिखा था कंपनी के पीक क्वार्टर में। उसके अलावा मार्केट शेयर गेंस भी देखने को मिल सकता है कंपनी के न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज जो कि साउथ और वेस्टर्न रीजन है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकता है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि जूसेस और वाटर कैटेगरी में, और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है उसमें भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर की कंपनी के एनर्जी और डेयरी पोर्टफोलियो में। आस्था, आपको लगता है कि ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है वरुण बेवरेजेस और पेप्सी के बीच में, हालांकि रिलेशनशिप पुराना है दोनों कंपनियों के बीच, ये लॉन्ग रन में जैसा कि एनालिस्ट बता रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो क्या उस लिहाज से वरुण बेवरेजेस के स्टॉक पर नजर डालनी चाहिए फिलहाल? जी बिल्कुल, मुझे ये काफी बढ़िया लगता है और इसमें मैं कुछ और भी एडिशन करना चाहूंगी। बेसिकली देखा जाए तो वरुण बेवरेजेस ऑफ लेट अब काफी ज्यादा इनका कंसंट्रेशन है नई ज्योग्राफीज को पेनिट्रेट करने में, और बेसिकली वो भी जो अंडर पेनिट्रेटेड ज्योग्राफीज हैं, स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तो वहां पे इनका पूरा फोकस बना हुआ है पेनिट्रेशन करने का। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कंपनी लगातार अपनी स्ट्रेटेजीज में यहाँ पे चेंजेस ला रही है और अच्छे ब्रांड्स ये इंट्रोड्यूस कर रही है, माउंटेन ड्यू, और जिस तरह से बेवरेजेस में भी अभी समर सीजन भी अभी पूरा आने वाला है, तो बिल्कुल कंपनी की सेल्स को यहाँ पे बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और इस तरह के करार कंपनी को आगे जाते हुए बढ़िया यहाँ पे फाइनेंशियल्स में एक एड प्रदान करेंगे। सो ऑल इन ऑल मुझे ये डील ठीक लगती है और मेरे हिसाब से ये वरुण बेवरेजेस के लिए फायदेमंद साबित होगी आगे जाते हुए। तो स्टॉक आज भी काफी अच्छा तेज था, मेरे हिसाब से 2 से 3% की तेजी ऑलरेडी आज इस काउंटर ने दिखाई थी। आगे आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ पे लेवल्स हैं वो तकरीबन 1100 रुपए के रहेंगे वरुण बेवरेजेस को लेकर।
1100 रुपए तक के टारगेट्स हो सकते हैं वरुण बेवरेजेस के लिए, वहां फोकस कर सकते हैं। कुछ और स्पेसिफिक स्टॉक्स पे मैं विनय आपसे राय लेना चाहूंगा, और वो उनमें से जो आज निफ्टी का टॉप गेनर है कोल इंडिया, उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। स्टॉक करीब करीब 9% ऊपर जाकर बंद हुआ है। क्या आपको लगता है जो तेजी आज देखी है वो कल जारी रहेगी, या अगर कल किसी को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे निकाल लेना चाहिए? जी, कोल इंडिया में एक जबरदस्त रैली आई है। हम 3 दिन में, पिछले लगातार 3 दिन में हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट आते हुए देखी है। इसका जो 3 दिन का जो 24 फरवरी का जो क्लोज था वो 150 था, और अभी आज 185 के लेवल हम देख चुके हैं। तो पिछले 3 दिन में करीबन 35 रुपीस का रैली, ऐसी मूवमेंट कोल इंडिया में मैंने पहली बार देखी कि बैक टू बैक ऐसे मोमेंटम बाइंग आ रही है विद अ राइजिंग वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मेटल एंड माइंस जो पूरे सेक्टर में तेजी है वो भी एक डेफिनेटली एक एज ए प्ले कर रही है। और टेक्निकल सेटअप तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करीबन अक्टूबर 2021 में इसने 183 के करीबन एक मेजर टॉप बनाया था, और वो टॉप को हम क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले 3 दिन की तेजी के बाद थोड़ा बहुत कूल डाउन हो, थोड़ा रिट्रेस हो, थोड़ा एक करेक्शन आए, रनिंग करेक्शन आए, और नीचे के लेवल पे आप थोड़ा बाय करेंगे करेक्शन आने के बाद, तो मे बी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो नॉट एट दिस प्राइस, बट आपको करीबन 5 से 6% का करेक्शन इस स्टॉक में मिलता है, तो उस डिप को बाय करके चलिए, तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, क्योंकि पिछले 3 दिन में बहुत अच्छी खासी रैली आ चुकी है। तो आई वुड नॉट गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड वेट फॉर 4 to 5% करेक्शन, और उस बाय ऑन डिप्स की रणनीति से अगर बाय करते हैं तो ये स्टॉक में 200 के ऊपर के भी टारगेट दिखाने की बारी ओवरकम क्षमता रखता है। करेक्ट। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है उसको बेहतर करने के लिए 4 से 5% तक की गिरावट आए स्टॉक में, तब एंट्री लीजिए। 200 रुपए तक के टारगेट की अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखाई देती है। चलिए, अपने मेहमानों से ये भी जानने का वक्त आ गया है कि कल कौन से वो शेयर होंगे जहां पर आप बेट कर सकते हैं। वक्त है जानने का कौन से हैं आज के VIP शेयर्स। आस्था, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। काफ़ी ज़्यादा हमने बाजार पर दबाव तो ज़रूर देखा, लेकिन कई सारे सेक्टर्स, काफ़ी स्पेसेस ऐसी थी जहां पर हमने अच्छा मूवमेंट भी आते देखा। अगर यहां से 3 से 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय के लिए कोई एंट्री लेना चाहे तो कौन सा स्टॉक आपके फोकस में होगा? देखिए, ग्रेविटा इंडिया मुझे काफी ज्यादा अभी पसंद आया है। आज भी बहुत बढ़िया चार्ल्सनेस दिखाई थी। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से मेटल्स में हमने एक तेजी देखी है, तो उसका भी बेनिफिशियरी ये काउंटर रह सकता है। एक फंडामेंटल पोजिशनल कॉल के हिसाब से मैं ये कॉल दे रही हूँ। तो डिप्स आए तो खरीदना है। 350 340 के आसपास के डिप्स मिलते हैं, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स और अल्टीमेट टारगेट्स रहेंगे वो 390 के रहेंगे। 375 भी काफी एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो वहां तक भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 375, बाकी 390 के ऊपर के लक्ष्य हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रेविटा इंडिया मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद है। बेहतरीन स्टॉक, जहां पर हमने देखा आज भी 5% की अच्छी मूव थी ग्रेविटा इंडिया में। यहां पर टारगेट 375 और उसके बाद 390 तक के दिखाई देते हैं। विनय, आप कौन से स्टॉक्स पर बेट करेंगे? बाजार की चाल के साथ सेल कॉल्स होंगी, या फिर आपको लगता है कि यहां से लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं? जी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल होंगे, और दोनों लॉन्ग साइड के हैं, क्योंकि बाजार एक दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और काफी सारे सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने इस बार दोनों ट्रेडिंग कॉल्स लॉन्ग साइड की चुने हैं। फर्स्ट है एक टेक्सटाइल सेक्टर में से वर्धमान टेक्सटाइल। हम जानते हैं कि काफी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही वो रेमंड हो, वर्धमान टेक्सटाइल हो। तो बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ और रेजिलिएंट मूव देखिए बाजार में। इस तरह की अनसर्टनिटी का माहौल है, वहां पे एक टेक्सटाइल सेक्टर एक अच्छे सेटअप्स दिखा रहा है और अच्छी मूव दे रहा है विद गुड वॉल्यूम्स ऑल्सो। तो वर्धमान टेक्सटाइल मुझे लग रहा है कि जिस तरह का आज मूवमेंट दिया है और पिछले 4 से 5 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है विद अ राइजिंग वॉल्यूम, तो इसको कंसीडर करते हुए 2644 के आसपास, 2644 के आसपास आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस 2575 का होना चाहिए, और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 2750। सेकंड पिक है मेरी फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में से चंबल फर्टिलाइजर। एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद, एक रनिंग करेक्शन के बाद आज के दिन में हमने ये पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग आते हुए दिखी थी। तो वन ऑफ द सेक्टर विच हैज बीन डूइंग गुड, और उसमें से चंबल फर्टिलाइजर का भी टेक्निकल सेटअप अच्छा लग रहा है। पिछले 5 दिन का हाई उसने डिसाइसिवली क्रॉस किया विद राइजिंग वॉल्यूम, एंड अदर इंडिकेटर्स एंड द ऑसिलेटर्स हैव बीन शोइंग स्ट्रेंथ। तो मुझे लग रहा है चंबल फर्टिलाइजर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं 386.70 के करीबन। स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग के लिए
375 होना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 405। तो ये दोनों ट्रेडिंग पिक है, उसका जो टाइम फ्रेम रहेगा 2 से 3 सेशन का रहेगा। 2 से 3 सेशन के लिए दोनों ऐसे स्टॉक जो पूरा स्पेस जो है बजिंग दिखाई दे रहा है, फर्टिलाइजर स्पेस, तो इसलिए वहां पर चंबल फर्टिलाइजर पर फोकस कर सकते हैं। और टेक्सटाइल स्पेस में भी हमने अच्छा एक्शन देखा है, तो वहां पर वर्धमान टेक्सटाइल में आप लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और विनय आज समय निकालकर हमारे साथ हमारे शो में शामिल होने के लिए। चलिए वक्त हो गया है कल की तैयारी की, पूरी टीम को इजाजत